नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं, हाजिर बाजार की खबरें लेकर आते हैं और साथ ही मॉनसून का अपडेट भी बताते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ, जहां पर आज फिर से मुनाफा वसूली ही दिख रही है। भाव आ चुका है 95,800 रुपए के नीचे। ट्रंप के बार बार बयान बदलने से, ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट करने से ये चिंता, ये अनसर्टेनिटी काफ़ी मार्केट में बढ़ी है। और अब यूरोपियन यूनियन के जो गुड्स पर 50% टैरिफ की जो बात कह रहे थे 1 जून से, अब उसे बढ़ाकर 9 जुलाई तक कर दिया गया है। फिर नेगोशिएशन राउंड चलेगा, उसके बाद क्या फैसले होते हैं। अनुज जी, गोल्ड को लेकर क्या राय है सर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, गोल्ड के अंदर हमने लास्ट वीक में एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था, जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि वो यूरोप के ऊपर 50% टैरिफ और आईफोन के ऊपर भी 25% टैरिफ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, मगर मॉर्निंग में हमने देखा कि अगेन उन्होंने वो जुलाई तक शिफ्ट किया। तो कहीं ना कहीं काफी विरोधाभास दोनों ही बातों में देखने को मिला, जिसकी वजह से हमने देखा कि अब गोल्ड का प्राइस थोड़ा स्टेबल है, मगर अनसर्टेनिटी अभी भी कायम है। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में, अगर हम एक वीकली पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। और कहीं ना कहीं जैसा कि अब तो जून कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं $3300 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक अच्छा रिकवरी वहां पर देखी थी और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक $3300 का लेवल होल्ड है, तब तक हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 96,025 के आसपास खरीदारी करें, 95,080 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 98,300 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर के अंदर जो वीकनेस आ रही है, उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा और एक खरीदारी गोल्ड के अंदर अगेन देखने को मिल सकती है। चलिए, सोने की बात हो गई, चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में दायरे में कारोबार हो रहा है 98,000 के आसपास, कभी ग्रीन कभी रेड जोन में जा रहा है। आप बताइए दिव्या गगलानी जी, चांदी पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। चांदी की बात करें तो लास्ट वीक काफी बेहतरीन रहा। 4% की रैली हमें देखने मिली कॉमेक्स सिल्वर के अंदर। एक तरफ से जो बुलियन के अंदर जो हमें बाइंग देखने मिली, उसने चांदी को भी लोअर लेवल पे सपोर्ट दिया। साथ ही आज फेड गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट था वो भी डविश था, तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो सिल्वर को आगे आके सपोर्ट करेगा। और अगर मैं चाइना के एंड से बात करूँ तो जो उनकी सोलर कैपेसिटी है, वो उसमें भी काफी ज्यादा हमें जंप देखने मिला, जो चांदी का जो डिमांड का जो फोरकास्ट है वो और भी मजबूत करता है आगे जाके। तो चांदी मुझे एज कम्पेयर टू गोल्ड पॉजिटिव ज्यादा दिख रही है। अगर इंट्राडे में करेक्शन आता है 97,200 के करीब, तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 96,800 का रखें और टारगेट ऊपर में 97,700 का मेंटेन करें। क्या राय है सर गगलानी जी? सॉरी, गोल्ड पर क्या व्यू है सर? गोल्ड की अगर मैं बात करें तो गोल्ड, जैसे कि गोल्ड जितना वॉलेटाइल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनका स्वभाव भी उतना वॉलेटाइल है। एक तरफ से दोस्ती की बात करेंगे, दूसरी तरफ टैरिफ डाल देंगे, तो जो कमोडिटीज में जो वॉलेटिलिटी है वो बरकरार रहेगी आगे जाके भी। पर जो नियर टर्म अनसर्टेनिटी थी रिगार्डिंग टैरिफ ऑन द यूरोपियन यूनियन, तो वो अभी फिलहाल के लिए टल चुकी है, ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए, 9 जुलाई के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हमें से एक ये वीक में हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल सकता है सोने के अंदर। अगर प्राइजेस वापस 3360 के ऊपर नहीं जाते स्पॉट में, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। इंट्राडे में सेल ऑन राइज करे, 96,900 का लेवल आ जाए तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 97,150 का रखे और टारगेट नीचे में 96,600 का मेंटेन करें। ओके, आपको लग रहा है थोड़ी गिरावट यहाँ से बढ़ेगी, हालांकि छोटे से टारगेट है 96,600 का। ध्यान रखिएगा, अगर डे ट्रेडर है तभी इस कॉल को लीजिएगा। और फिर चांदी में खरीदारी की राय है 97,700 के टारगेट के लिए। आप अनुज जी बताइए, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए, चांदी में हमारा व्यू ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव ट्रेड टॉक होगा या जो भी पॉजिटिव स्टेप होंगे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, वो उसमें मेटल्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि जो चांदी है वो मेटल्स में भी काफी रोल प्ले करती है, तो हमें लगता है कि उससे काफी हद तक चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी बात की चांदी कंटिन्यूसली $33 के ऊपर सस्टेन कर रही है।
हमने देखा है वीकली बेसिस पर काफी टाइम के बाद $33 के ऊपर क्लोजिंग करी है और ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा पॉइंट ये कि जो गोल्ड सिल्वर का रेशो है वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जिसका मतलब ये कि सिल्वर के अंदर एक अच्छी पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर एक शॉर्ट टर्म पोजीशन के बेस पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 96,500 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करें। 94,120 का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमें लग रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि 1 लाख के ऊपर भी भाव जाते हुए दिखाई दे। तो हमारा व्यू ऑप्टिमिस्टिक है और हमें लगता है कि चांदी में इस हफ्ते अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सिल्वर की बात हो गई, क्रूड की बात कर लेते हैं। लगातार दूसरे दिन तेजी है। हालांकि पूरे हफ्ते की बात करें तो पिछला हफ्ता कमजोरी भरा था क्रूड के लिए, लेकिन आज यहां पर ब्रेंट का भाव $65 के करीब है। एमसीएक्स पर हल्की नरमी दिख रही है। आप बताइए दिव्या गगलानी जी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को क्रूड में? क्रूड की बात करें तो हमें एक रिकवरी देखने मिली है। वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो समर ड्राइविंग सीजन है और जो लॉन्ग वीकेंड आया हुआ है, मेमोरियल डे के लिए भी आज छुट्टी है यूएसए में, तो जो 3 दिन का जो लॉन्ग वीकेंड है तो उसके डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक वन ऑफ द रीजन है कि हमें रिकवरी देखने मिली है। इंट्राडे की बात करें तो क्रूड ऑयल मुझे अच्छा ही दिख रहा है और काफी टाइम से एक रेंज में ही कारोबार कर रहे हैं। नीचे में 5,100 के आसपास जा रहा है और ऊपर में 5,500 तक जा रहा है। तो जब तक ये रेंज बरकरार है तो रेंज में ट्रेड करें। नीचे के लेवल पे बाई कर सकते हैं। इंट्राडे में 5,250 का जो कॉल ऑप्शन है वो 190 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस 160 का रखे और टारगेट ऊपर में 230 का मेंटेन करें। ओके, तो अगर आप क्रूड में ट्रेड करना चाह रहे हैं ऑप्शंस में, तो 5,250 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं। 190 के लेवल पे 230 तक ये प्रीमियम जा सकता है। आप बताइए अनुज जी, क्रूड पर राय क्या है? देखिए, क्रूड में भी हमें लगता है कि ट्रेंड ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, खरीदारी के साथ देखा जा सकता है। हालांकि काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है क्रूड में, बट हाँ हमें लगता है कि इंट्राडे या 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। डेफिनेटली एक डिमांड कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक लोअर लेवल खरीदारी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो क्रूड के अंदर 5150 के आसपास खरीदारी करें, 5420 का टारगेट बनाएं। ऊपर में स्टॉप लॉस करीबन 5,075 का देखा जा सकता है। तो खरीदारी के साथ ट्रेड जो है ले सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें लगता है कि 5400 का कॉल ऑप्शन करीबन 143 के आसपास है, उसमें खरीदारी करना चाहिए। ₹100 का स्टॉप लॉस होगा, 190 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो 5400 का कॉल ऑप्शन बाय करें। फ्यूचर्स में 5420 के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, क्रूड की बात हो गई है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज शुरुआती तेजी दिख रही थी, लेकिन अब सपाट है। 315 के नीचे जून का वायदा है। दिव्या, आप बताएं आपकी राय क्या है? ये मई का वायदा है 281 का, जिसकी एक्सपायरी है, इसलिए जून में ट्रेड की सलाह दें। हाँ, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है कि जो समर सीजन है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है अबाउ नॉर्मल है, तो उसके जो एयर कंडीशन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो प्राइस जो सपोर्ट देगा लोअर लेवल पे। नेचुरल गैस में कॉल ऑप्शन हम बाई कर सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट का 310 का कॉल ऑप्शन 22 के करीब आता है, तो वहाँ पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 19 रुपीज का रखें, टारगेट ऊपर में 26 का मेंटेन करें। चलिए, आप बताइए एनजी में क्या कॉल है आपकी तरफ से अनुज जी? देखिए, नेचुरल गैस में जून कॉन्ट्रैक्ट की कॉल रहेगी। हमें लगता है कि जून में अगेन एक बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो करंटली जून और मई और जून में करीबन ₹40 का स्प्रेड आ रहा है। मुझे लगता है कि जून में काफी ज्यादा स्प्रेड है, तो उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो नेचुरल गैस में करीबन 326 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 345 का लगाएं, टारगेट करीबन 297 तक आ सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली के साथ बना सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज क्या पसंद है आपको दिव्या गगलानी जी? मेटल्स की बात करें तो हमें कॉपर में एक रिबाउंड देखने मिला है लोअर लेवल से। डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन आया है तो उसने प्राइस सपोर्ट दिया है। साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट हमें आया था चाइना के ओर से कि जो लेंडिंग एंड लिक्विडिटी रेट का कट हुआ है, तो उसने भी प्राइस सपोर्ट दिया है लोअर लेवल पे। तो ओवरऑल मुझे कॉपर जो है अच्छा दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है। अगर 8 जो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है जून का 870 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो उसके ऊपर बाई करें 870 के ऊपर। स्टॉप लॉस हम 867 का रखें और टारगेट ऊपर में 875 का मेंटेन करें। अनुज जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में?
देखिए, बेस मेटल में हमने एक साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। हमने देखा कॉपर में अच्छी रिकवरी रही, वहीं जिंक और लेड, एल्युमिनियम सभी में रेंज बाउंड मोमेंटम रहा, बट कहीं ना कहीं निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है, कुछ कुछ एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई दिया है। बेस मेटल के काउंटर में अगर आप देखेंगे तो ओआई धीरे धीरे बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी मोमेंटम पॉजिटिव साइड में आती हुई दिख रही है। प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और ओआई भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम हम बेस मेटल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा। दोनों ही कॉल जो है कॉपर और जिंक में हमारी बाय कॉल रहेगी जून कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मई कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायरी की तरफ है। तो कॉपर में करीबन 861 के आसपास खरीदारी करें, 850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 882 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक के जून कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 254 में, स्टॉप लॉस लगाएं 250-80 का, टारगेट करीबन 265 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जो ट्रम्प साहब का पॉजिटिव एटीट्यूड आया है यूरोपियन यूनियन को लेके, चाइना को लेके, साथ में जापान से भी बात चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा और बेस मेटल में हम रैली एक्सपेक्ट कर सकें। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मॉनसून की बात करेंगे, क्योंकि मॉनसून की जो रफ्तार है, ये रफ्तार कब तक बनी रहेगी और अब तक कहां कहां मॉनसून पहुंचाया है, ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ जीपी शर्मा है, सीनियर साइंटिस्ट है स्काईमेट से। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद और उनसे चर्चा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। मॉनसून की रफ्तार काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। शनिवार को ही केरल मॉनसून पहुंच चुका है, जो समय से 8 दिन पहले है। महाराष्ट्र में 35 साल बाद इतनी जल्दी मॉनसून की एंट्री हुई। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपने वक्त दिया हमें। सर बताइए, मॉनसून की चाल को देखकर क्या लग रहा है, कब तक ये रफ्तार तेज रहने वाली है और कहाँ कहाँ तक मॉनसून पहुँच चुका है? मानसून की चाल, जैसे आपने भी बताया, समय से पहले, जहां भी अभी महाराष्ट्र तक उसकी पहुंच है, समय से बहुत पहले है। देश के पूर्वोत्तर भाग, जहां की पहले सप्ताह में ही मानसून आता है, वहां भी मानसून आ गया है। तो 8-10 दिन की बात करें तो केरल तट से लेके 8 दिन पहले, और पूर्वोत्तर की बात भी करें तो उसमें भी इतने ही समय पहले मानसून ने दस्तक दी है। एक्टिविटी बहुत तेज है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑनसेट हुआ है। चाहे आप केरल की बात करें, नॉर्थ कोस्टल कर्नाटक की बात करें, इवन जो महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा हुई है पिछले 24 घंटे में, तो मुंबई समेत भी बहुत हैवी रेन्स हो रहे हैं और अभी तक वो चले रहेगी। लगभग आज के दिन तो लगभग अगले 6 घंटे की बात करें तो अच्छी वर्षा होगी, वहां भी भारी वर्षा होगी। हाँ, कल के बाद से थोड़ा ईज आउट होना शुरू होगा, इवन कोंकण तट पे भी, और परसों के बाद थोड़ा और अच्छा हो जाएगा केरल तट पर लगभग। और कोस्टल कर्नाटका की बात करें, उस पर जरूर वर्षा होती रहेगी। देश के दक्षिणी भागों में, बीच बीच पे वाली क्षेत्रों में, इंटीरियर क्षेत्रों में, और महाराष्ट्र के भीतरी भाग भी जो है, तेलंगाना से सटे हुए क्षेत्र, विशेषकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण तट की बात करें तो अगले 2 दिन वर्षा में तेजी रहेगी। सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी, कुछ स्थानों पर काफी भारी वर्षा होगी। जी सर, या आप कह रहे हैं कि सर जो रफ्तार अगर आगे कम होगी तो क्या आगे की जो प्रोग्रेस है उस पर कुछ असर होगा क्या मानसून के? देखिए, मानसून ने अगर एंट्री हमारी 8 दिन पहले की है, मानसून का पेस हमेशा से हमें देखने को ऐसे ही मिलता है कि हफ्ता 10-12 दिन तक तेज रफ्तार से मानसून आगे बढ़ता है, तेज पेस भी रहता है, लेकिन उसके बाद उसमें कमी जरूर आती है। लेकिन चिंता का विषय कुछ नहीं होना चाहिए, कमी जरूर आएगी। देखिए, पहले सप्ताह ही जून में 2 तारीख के बाद से देश के जो भीतरी भाग हैं उसमें उसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी। फर्दर जो प्रोग्रेस है मध्यवर्ती भागों में, उसमें हो सकता है थोड़ा समय भी लगेगा। ये एक सामान्य सी बात होगी कि 10-12 दिन अच्छा एक्टिव मानसून रहने के बाद हमें उसमें थोड़ी सी रफ्तार में भी कमी देखने को मिलेगी। और कुल मिला के कहें तो एक वीक सा फेस हमें शुरुआती दिनों में जून में देखने को मिलेगा। तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ा एक्टिविटी जारी रहेगी। चाहे केरल की बात करें, वो इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में भी एक मानसूनी सिस्टम बन रहा है, जो कि 27 तारीख के आसपास सर्कुलेशन, और जल्दी ही वो शायद 2 प्रेशर भी बन जाएगा। उसके कारण उन क्षेत्रों में भी एक्टिविटी जारी रहेगी। और जब भी सिस्टम बनता है तो पश्चिम तट पर एक्टिविटी बढ़ जाती है। वेस्टर्न घाट्स में केरल से लेके पूरे कोंकण तक
उन क्षेत्रों में एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये दोनों सिस्टम के कारण, जो अरब सागर का सिस्टम था जिसने मुंबई में बारिश दे रहा है, पूरे महाराष्ट्र में बारिश दी है, कोंकण में बारिश दी है, और दूसरा जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसके कारण मानसून में काफी रफ्तार भी रहेगी, मानसून की वर्षा तेज भी रहेगी। अच्छी मानसून की वर्षा हमें लगभग ये कुल मिला के कहीं तो 10-12 दिन का स्पेल एक एक्टिव मानसून कंडीशन का हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जरूर कमी आएगी। जी ओके सर, राजस्थान में राहत मिलेगी क्या हीट वेव से? देखिए, जब ये जो कोंकण तट पर वर्षा है, जो गुजरात के तट पर वर्षा है, बेसिकली जैसे ही ये इन विंड्स जो हैं, जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये इनकी रिवर्सल जब होता है, तो उसके बाद फिर राजस्थान में जो मानसून जो कोंकण रीजन उसके आसपास आता है, उसमें कमी आ जाती है, उसमें एक बार फिर से तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में भी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें कि राजस्थान भी रहेगा, हमें छिटपुट वर्षा जरूर देखने को मिलेगी। मई एंड में भी बात करें तो भी पश्चिमी राजस्थान में राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जिसमें बिल्कुल सटे हुए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर, ये वाले क्षेत्रों में कोई बहुत ज्यादा राहत ना देखकर, जिसमें कि तापमान पिछले कुछ दिनों से 46-47 डिग्री चल रहा है, उसका मेन रीजन ये भी है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, उनमें तो और भी ज्यादा तापमान है, 47-48 तक डिग्री तक, और वहां से भी हवाएं गर्म आ रही हैं, उसके कारण ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसमें हमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। जी, वाले हफ्ते में यहाँ पे कुछ कमी देखने को मिलेगी, राजस्थान को भी राहत मिल सकती है। सर, आखिरी सवाल मुंबई को लेकर, मुंबई में जो इस स्पेल में ये कब तक बारिश होने वाली है सर? आज के दिन में तो देखिए, सुबह से लेके नॉन स्टॉप रेन है वहां, और हैवी रेन चल रही है। अगले कुछ घंटों की बात करें तो हमें सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, हैवी रेन्स होंगी। उसके साथ साथ फैक्टर दूसरा जो हाई टाइड का है वो भी है। दोपहर का टाइम मेरे ख्याल में तो आई थिंक 1 और 1:30-2 बजे के बीच में जो हाई टाइड का टाइमिंग है, जिसके कारण की वेव जो है और 10-15 फुट, 4.5 मीटर का हाई टाइड है। कहने का मतलब है लगभग और 15 फुट वेव उस पे ऐड हो जाएंगी, जिसके कारण जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो लो लाइंग एरिया है, उनके कारण जल भराव की स्थिति बन सकती है। फ्लडिंग कुछ लोकलाइज उसका भी चांस रहेगा। आज के दिन वैसे भी उस सिस्टम बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी है जो उसमें मुंबई के, तो आज कुछ विशेष राहत की संभावना नहीं रहेगी। कल के दिन से हमें कुछ राहत जरूर महसूस होगी, और ज्यादा अगर नॉर्मल स्थिति कहें, जो नॉर्मल मानसून रेंज होती है मुंबई के लिए, वो तो परसों से ही देखने को मिलेगा। आज थोड़ा ज्यादा, कल इससे कम, और परसों से स्थिति जो है नॉर्मल होती हुई हमें दिखाई देगी कोंकण तट पे, इंक्लूडिंग मुंबई। जी, ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि मानसून का हाल क्या है और अलग अलग हिस्से में किस तरह की बारिश हो रही है और आगे क्या अनुमान है। शुक्रिया सर। चलिए, तो ये तो बात हो गई मानसून की, लेकिन मानसून से जुड़ी हुई एक कमोडिटी है ग्वार, जिस पे मानसून का काफ़ी ज़्यादा असर होता है। अनुज जी, ग्वार को लेकर क्या राय है? आज कमज़ोर भी काफ़ी ज़्यादा है, 2-2% के आसपास की गिरावट है। क्या और गिरावट आ सकती है, या मानसून की जो चाल है, जो रफ्तार है, उसे फैक्टर इन कर लिया गया है ग्वार की चाल में? विश्व जी, देखिए, जनरली हम देखते हैं ग्वार के टाइम पे, जब भी ग्वार जो है मानसून के टाइम पे करेक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, वैसा ही ट्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है ग्वार के, वो फिलहाल थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्वार की मानसून की वजह से लग रहा है कि जो आगे बुआई है वो बढ़ सकती है, जमीन में नमी रहेगी तो आगे पैदावार बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भावों में नरमी का रुख ग्वार में देखने को आगे मिल सकता है। पसंद है अनुज जी? जी सर, मसालों पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, मसालों के अंदर भी बिल्कुल अभी एक ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। हमने जीरा, टर्मरिक, धनिया सभी में गिरावट आते हुए देखी है। फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा स्टे रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है मानसून का, हमें लगता है कि अभी नरमी आ सकती है। चलिए सर, करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल होगा अनुज जी आपसे। करेंसी मार्केट में आज अच्छी मजबूती दिख रही है, फ्राइडे के सत्र में भी करीब करीब 1% की मजबूती दिखी थी। सर, क्या ये मजबूती जारी रहेगी और क्यों आई है ये मजबूती रुपए में?
देखिए रुपी में हमने देखा है कि आज अगेन अब 85 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे कुछ कारण देखने को मिले, जैसे कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही, और दूसरी बड़ी बात नीति आयोग के अनुसार भारत जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो उससे भी काफी ऑप्टिमिज्म आया है। और कहीं ना कहीं भारत का डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज हमने देखी है जिसकी वजह से रुपी जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी रुपी में और आगे जो है मजबूती आ सकती है, और 84-50 तक के लेवल जो है लग रहा है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से और थोड़ी मजबूती और बढ़ सकती है। शुक्रिया अनुज जी आपका, और साथ ही दिव्या गगलानी जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इफेनो जंक्शन का रुख करेंगे, जहां पर इक्विटी वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के एक्शन दिख रहे हैं, ये बताएंगे। बाजार को देखें तो 25,000 के बेहद करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करीब 140 अंकों की तेजी यहाँ है। निफ्टी बैंक भी तेज है। बाकी क्या कुछ ब्रॉडर मार्केट में हो रहा है, वायदा बाजार में क्या हो रहा है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।